पेरिस 2024 एंड उस प्रेशर में आपको लगा कि आप जितना भी कर सकते थे किया या डेफिनेटली सिल्वर से बेटर तो गोल्ड ही हो सकता है जी। बिल्कुल, हमेशा मुझे लगता है कि और बेटर हो सकता है या हो सकता था। उस दिन के हिसाब से जब भी मैं compete करता हूँ शायद से उसके अकॉर्डिंगली मैं उस दिन अपना बेस्ट देता हूँ। अब जैसे अब ये ब्रसल्स वाला था तो उसके 4-5 दिन पहले मुझे फ्रैक्चर हो गया ट्रेनिंग में। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं खेलना है और ये रिस्की है, क्योंकि मैं थ्रो के बाद कई बार गिरता हूँ और मेरा हाथ लगता है तो बोल देते कि हड्डी और ज़्यादा टूट सकती है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कंट्रोल कर लूँगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा जिद्दी बन गया कि यार मुझे खेलना है, और मुझे लग रहा था कि मैं अच्छी तैयारी में हूँ। स्पोर्ट्स से एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैंने शुरू किया था तो शायद से ऐसी कन्वर्सेशन होती थी कि हमारे लिए थोड़ा टफ है, बाहर के एथलीट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमसे जेनेटिकली, और थोड़ा सा वो रहता था, लेकिन थोड़ी कम रहती हाँ। और हम ये बोल नहीं सकते थे कि नहीं यार ऐसे नहीं है। अभी बोल सकते हैं कि यार अब तो हो गया है सब कुछ, अभी बोल सकते हैं और अभी विश्वास भी हो गया उनको कि हम कर सकते हैं। तो वो हर फील्ड में लागू है। हमको थोड़ा मेंटली खुलना है और अपने आप को वहाँ देखना है कि हाँ कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जितनी मेहनत है, उसके लिए रेडी रहना चाहिए। Welcome to this season's last episode, and trust me when I say we are ending with a bang, we are. Today we explore the extraordinary journey of a man who has not just broken records, but shattered the ceiling of what Indian athletes can achieve on the global stage. Imagine a small town in Haryana where a young boy once picked up a javelin, not knowing he would one day make history with it. Neeraj Chopra's story isn't just about athletic excellence. It's a testament to how far pure dedication can take you, regardless of where you start and when you start and how you start. In a sport dominated by European athletes for decades, Neeraj emerged as Asia's beacon of excellence. His golden throw at the 2020 Olympics didn't just win India its first athletics gold, it rewrote the narrative of what Indian athletes could achieve in field events. And mind you, this wasn't a one-off success. From the World Championships, the Diamond League, the Commonwealth, to the Asian Games, Neeraj has won them all, has had podium finishes in most of them. Today we delve deep into the mind of this sporting phenomenon. A Subedar Major in the Indian Army, an Olympic champion, and above all, an athlete who continues to inspire millions of Indians. This is Neeraj Chopra's story of winning beyond boundaries. Welcome to the podcast, Neeraj. Thank you, ji. Namaste. So, Neeraj, we are going to start with a fun anecdote. Last year, मुझे नहीं पता था कि आपके साथ पॉडकास्ट होगी, बट फॉर सम स्ट्रेंज रीजन मेरा 50वीं सालगिरह था, तो आई वाज गिफ्टिंग माय सेल्फ सिल्वर एंड गोल्ड शूज। तो मैं दोनों पहना हूँ आपके लिए। बिल्कुल, अपने पास फॉर द गोल्ड मेडल की बात करें दोनों है। फॉर द गोल्ड एंड सिल्वर मेडल, सो आई थॉट कुछ स्पेशल करना चाहिए आपके लिए। बिल्कुल। सो आई एम आल्सो गेटिंग आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन एंड ऑनरिंग यू। आपकी थोड़ी हमारे ऑडियंसेस के लिए थोड़ा आपका बचपन, आपकी हिस्ट्री, आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा जानना था। आप लार्ज जॉइंट फैमिली, कांद्रा, पानीपत, हरियाणा में आप यू ग्रो अप देयर, और आपके बचपन का एक्सपीरियंस कैसे शिफ्ट हुआ, और आपके पेरेंट्स के अलावा और आपको कौन इन्फ्लुएंस किया कि आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, जैवलिन में जाना चाहिए, तो आप उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते। बिल्कुल जी। नॉर्मली मैं एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ, हरियाणा में, पानीपत में है खंडरा गांव, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और बचपन से ही वैसे खेलने कूदने का शौक तो रहता है हरियाणा के बच्चों को, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे प्रोफेशनल एथलीट बनूंगा या किसी स्पोर्ट में ओलंपिक लेवल तक जाऊंगा। लेकिन वही है, हरियाणा खान पान आपको पता है, थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, दूध दही खाना होता है ज़्यादा, तो वो खा पी के काफ़ी मेरा वेट ओवर हो गया था। तो जैसे कि आपने कहा कि हमारी जॉइंट फैमिली है, तो जो सबसे छोटे अंकल जी थे उनका काफ़ी था कि मैं थोड़ा फिट रहूं और स्पोर्ट्स की तरफ भी ध्यान दूं। तो फिर हम ऐसे स्टेडियम में गए थे सिर्फ फिटनेस ठीक करने के लिए, और जेवलिन का इतना था नहीं रुझान। कुश्ती, कबड्डी, बॉक्सिंग और ऐसे स्पोर्ट जो ज़्यादा फिजिकली हम एक दूसरे से भिड़ते हैं, वैसे स्पोर्ट हरियाणा में ज़्यादा खेले जाते थे। पर जैसे ही मैं स्टेडियम में गया, उधर सभी स्पोर्ट्स थे और मुझे पता नहीं जेवलिन ही क्यों पसंद आया। तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ शायद कि ये डेस्टिनी में था और ये डिसीजन होना ही था। तो बस ऐसे ही मुझे वो पसंद आया। मुझे लगा कि मुझे इसके लिए मेहनत जितनी भी करनी पड़े मैं करूँगा और मुझे ये स्पोर्ट चूज़ करना चाहिए।
तो फिर वो डिसीजन ये लिया। कौन से उम्र में आपने पहली बार मैं javelin 13-14 साल का था जिस टाइम ओ उतना लेट? मैं काफी। सोचा था बहुत ही पहले हुआ होगा। नहीं, मतलब पहले ही है जी, वैसे तो ऐसे उस टाइम पता नहीं था ना कि डिसीजन क्या ले रहे हैं, क्योंकि वो किसी ने बताया नहीं था कि ये करना है। वो बस अपने मन से आया और उसके लिए जो भी मेहनत करनी पड़े वो उसके लिए मैं रेडी था। आपके बचपन के कुछ हिस्से इधर उधर हमको इंटरनेट पे मिले, मुझे पता नहीं कि सच है या नहीं, तो पूछना तो पड़ेगा। और सुना है कि बहुत शरारत थे, शरारती कभी कुछ जला दिए, कभी कुछ किताब कुएं में फेंक दिए, सब सच है या नहीं? हाँ, ये तो सच है। बच्चे थोड़ा सा, मेरा मानना है कि शरारती होने चाहिए, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम स्कूल में गया, जैसे स्कूल नहीं होता था उस टाइम पे, गांव में एक चौपाल होती है, उसी में एक टीचर आते थे, वो सभी बच्चों को पढ़ा देते थे ऐसे थोड़ा कि एक एक्टिविटी टाइप में, जैसे आजकल प्ले स्कूल बोल देते हैं, वैसे उधर वो टीचर आते थे तो वो पढ़ाते थे। तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया वहाँ पे, तो मेरी दादी जी छोड़ने गई थी, तो हमारे हरियाणा में कट्टा होता है, कट्टे का बैग सील के उसमें एक बुक आती थी, उसको कायदा बोलते हैं अपना हरियाणवी में। तो कायदा देके उसमें, क्योंकि काउंटिंग और ये सभी हिंदी वाले और ABCD सब कुछ, ये सब कुछ होता है जो एक स्टार्टिंग है, उसमें बच्चे सीखते हैं पिक्चर्स देख के। तो वो दिया, और जैसे ही मुझे लेके गए वो, तो मैं वहाँ पे गया। वो एकदम स्कूल में फर्स्ट डे जाते ही थोड़ा बच्चों का ऐसे होता है ना कि यार नहीं, मन नहीं है, घर पे ठीक थे, खेल रहे थे एकदम, हाँ, उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता वो सब एकदम चीजें वो करने का। तो उधर ही मैं वहां से गेट से वापस आ गया। तो दादी जी मुझे छोड़ के चली गई कि अंदर चला जाएगा, पर मैं थोड़ी देर में वापस आ गया। और मैं घर नहीं आया, मैं बैग और वो बुक थी वो पूरी, मैं वहाँ पे कुआं था हमारे घर के पास में, मैंने वहाँ पे फेंक दिया। तो जैसे ही मैं उधर फेंक के खेलने लग गया, अब उस टाइम पे बच्चा था, बाकी बच्चों के साथ खेलने लग गया, तो एक बुजुर्ग औरत थी जो मतलब आपस में फ्रेंड थी दादी जी की, तो वो आए घर पे, वो बोले कि भाई और बता, सब ठीक ठाक है, और ऐसे आपस में हाल चाल पूछा। तो दादी जी ने कहा कि हाँ सब बढ़िया, तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पोता आज स्कूल में गया है। तो वो बोले कि पोता स्कूल में कहाँ गया, वो तो उधर खेल रहा है। बोला नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, मैं उसको छोड़ के आई हूँ। तो वो उधर गए, मैं उधर खेल रहा था, उन्होंने खूब धोया उस दिन मुझे। तो वो काफ़ी एक ऐसा मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ, मेरा फर्स्ट डे जो स्कूल का, वो मुझे यादगार रह गया। और बस वही है, जैसे हमारे घर पे शुरू से ही भैंस गाय होती है, घर का दूध होता था, तो गाँव में हम अपना भैंसों के लिए चारा और सब लेके आते थे। तो पराली बोलते हैं अपना, जो सूखा चारा होता है वो लेके आए थे, और वहाँ पे रख दिया लेके आके, जहाँ घास काटने वाली मशीन होती है, गंडासा बोलते हैं हरियाणा में, तो उसके पास में रख दिया। और मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम पे, और थोड़ा मौसम थोड़ा ऐसा था कि सर्दी सी थी थोड़ी थोड़ी। तो मेरा मन हुआ कि यार थोड़ा सा इसको साइड में लेके, जो एक्स्ट्रा है उसको मैं थोड़ा हाथ सेक लूँगा आग लगा के। तो मैंने उसमें आग लगा दी, और वो जो गंडासा और वो सब पूरा रूम था, और घर पे उस टाइम पे वो थी, कड़ियाँ लगी हुई थी लकड़ी की, अपना ऊपर छत पे लगा देते हैं, जैसे आजकल थोड़ा सीमेंटेड ये चीज़ें सरिया वगैरह लगाते हैं, तो कड़ी लगा देते थे, और फिर वो थोड़ा रोक के रखती थी छत को। तो मैंने लगा दिया, वो पूरा जो घास था उसमें उसने आग पकड़ ली थोड़ी देर बाद, और वो पूरा जल गया ऊपर से सारा। तो वो भी काफ़ी बड़ा जब मैंने काम किया था उस टाइम पे, तो घर वाले काफ़ी गुस्सा हुए थे, उस दिन पीटा भी था। तो ऐसे थोड़े थोड़े इस शरारती वाले काम काफ़ी हुए हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बचपना ऐसे ही रहना चाहिए, ताकि नहीं, अच्छा एडवाइस है। आजकल के पेरेंट्स स्ट्रेस हो जाते हैं, एकदम डिसिप्लिन करने की कोशिश बहुत जल्दी हो जाती है। समझाओ जरूर, लेकिन मुझे उस टाइम सही गलत का नहीं पता था, घर वालों ने समझाया भी थोड़ा बहुत, पीटा भी। अभी आजकल थोड़ा बच्चे ज़्यादा बुरा मानते हैं और इन चीज़ों को ज़्यादा अब सेंसिटिव माहौल हो गया है, पर वही है, पेरेंट्स का इतना हक होता है कि वो गलती करने पे, उस पर इतना हक होता था कि वो मारपीट भी कर देते थे, समझाते भी थे, प्यार भी करते, तो सभी चीज़ें बैलेंस रहती थी। अब सुना है आपको, अभी भी जब आप छुट्टी के लिए या जब भी मौका मिले, आप बहुत इधर उधर इंटरनेशनली घूमते हैं, फिर घर जाते हैं, तो फिर भी आपको वही खेती का बड़ी काम करना पड़ता है? हाँ, मुझे बहुत पसंद है जी, क्योंकि मैं सही बताऊं तो मेंटली तो वही चीज़ पसंद रहेगी ना, क्योंकि सब जगह बाहर तो रहते हैं, घूमते हैं, उतना घुल मिल नहीं सकते सभी के साथ। अब घर पे आगे तो जैसे पहले रहते थे वैसे रहना पड़ता है, और जैसे हम अब गांव से हैं और हमारा पूरा खेती बाड़ी का बैकग्राउंड है, और जो भी खेती करते हैं धान की, गेहूं की, जब भी कभी सीजन आता है, तो अभी आजकल तो मशीन हो गया, पहले हाथ से काटना पड़ता था, और अभी
मशीन से थोड़ा अब तो काफ़ी आसान हो गया काम, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं घर वालों के साथ थोड़ा बहुत हाथ बढ़ा देता हूँ। सही, बहुत सही। और ये हम आपकी थोड़ा अर्ली ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो आपका पहला कोच जयवीर सिंह थे या? वो सीनियर थे जी, वो मतलब आज भी भाई की तरह हैं। तो साथ में हमने काफ़ी ट्रेनिंग की थी स्टार्टिंग में, और वो भी उस टाइम पे उसने नहीं करते आपने थे। क्या देखा था? बाद में बात हुई होगी, आपने मुझ में क्या देखा? हाँ जी, बस वही है कि जब काफ़ी स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया और कुछ टाइम बाद फिर मैं उनके साथ ट्रेनिंग करने लग गया, तो उनको ऐसे हो गया था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ आगे जाके। तो उनको ट्रस्ट था इस बात का। एक और कोच के बारे में पढ़े थे, नसीम अहमद, जो आप कन्वेंशनल जैवलिन कोच नहीं थे। हाँ, उनका ट्रेनिंग मेथड्स थोड़ा अलग ही थे। वो नॉर्मली एक पंचकुला में नर्सरी थी जो कि एथलेटिक्स के लिए डेडिकेटेड थी, और सभी एथलेटिक्स इवेंट्स के बच्चे वहाँ पे ट्रेनिंग करते थे। तो वो नॉर्मली स्प्रिंटिंग के 400 मीटर के रनर्स के कोच थे, लेकिन हाँ वो पूरे हॉस्टल के कोच थे, और वो काफ़ी हेल्प करते थे बच्चों को कि जिसको भी ट्रेनिंग करनी है वो मौका देते थे नर्सरी में आने का और वहाँ पे पंचकुला में ट्रेनिंग करने का। तो उन्होंने ऐसे काफ़ी हेल्प किया बच्चों और आपकी ट्रेनिंग की जो हिस्ट्री देखे, बाकी आप जब मिलते हैं यूरोप में जिनका शायद ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो, आपको क्या लगता है आपको फ़ायदा हुआ बहुत अनकन्वेंशनल ट्रेनिंग करके? आपका टेक्स्ट बुक ट्रेनिंग हुआ या बहुत अनकन्वेंशनल ट्रेनिंग हुआ जिसने आपको इतना आगे बढ़ाया? नहीं, मुझे लगता है कि एक टाइम तक हम बस एक तरह से थोड़ा देसी टाइप की ट्रेनिंग करते थे। जैसे नॉर्मली उतना पता नहीं था पहले, क्योंकि अब जेवलिन इतना इंडियन टाइप में, जैसा आपने कहा था कि यूरोपियन एथलीट्स ज़्यादा खेलते थे और उस तरफ ज़्यादा जेवलिन का पता था। हमारे यहाँ पे उतना नहीं पता था, और कुछ ही ट्रेनिंग थी कि थोड़ा बहुत देसी ट्रेनिंग कर ली, और वही नॉर्मली थोड़ा बहुत थ्रो कर लिए, जंप कर लिए, वेट लिफ्टिंग कर ली स्ट्रेंथ के लिए। लेकिन और बाकी की डिटेल्स की टेक्निक और ज़्यादा अच्छी कैसे करनी है वो चीज़ें नहीं पता थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत बाहर के एथलीट्स का थोड़ा देखना शुरू की ट्रेनिंग वगैरह, और कोच थे जो वो ऑस्ट्रेलिया से आए थे 2016 में, तो उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला। अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी काफ़ी चेंज लाया मतलब मेरे करियर में स्टार्टिंग के उसमें। आपने बोला था, अब थोड़ा शिफ्ट करते हैं, आपके विक्ट्रीज की हिस्ट्री देखे तो एक इंटरेस्टिंग ट्रेजेक्ट्री है। आप बोले 13-14 पे पहली बार जैवलिन उठाया। हाँ और जी। अंडर 16 जीत लिया आपने। अंडर 16 में मैंने 2012 में नेशनल रिकॉर्ड किया था। हाँ वही तो लखनऊ में। हाँ जी। 1-2 साल में आप तैयार थे नेशनल रिकॉर्ड के लिए? उस हाँ जी, उम्र 2 पे? साल हाँ, लग गए। हाँ, पर जूनियर का था। जूनियर का था, फिर भी 70 मीटर ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट 70 मीटर 700 ग्राम का। और उस समय आपको पहली बड़ी विन थी या उसके पहले आपकी आदत पड़ गई? नहीं, वो पहले ही बड़ी विन थी। जेवलिन में मेरा फर्स्ट नेशनल था और पहले में ही नेशनल रिकॉर्ड किया था, तो थोड़ा काफी अच्छी यादगार मोमेंट रही। की एक्सपीरियंस कैसे रही, और आपको क्या लगा कि यहाँ इसके बाद आप इतना आगे पहुंच पाएंगे, या आप एक माइलस्टोन कैसे सेट करते हैं? क्योंकि हम अगर स्टार्टअप्स की भी बात करें या कंपनीज की बात करें, सपने तो सब देखते हैं, बट एक एक स्टेप को लेकर। बिल्कुल सही बात है। वैसे ही मेरे दिमाग में भी था कि यार एक दिन मतलब उम्र के साथ साथ या हमेशा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट जरूर होगी, लेकिन अभी के मोमेंट को हमने 100% जीना है, और अभी जितनी मेहनत कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। तो उस टाइम पे जो वो रिकॉर्ड बना था और जो वो थ्रो थी, मैं काफ़ी खुश था और एक बिलीव हो गया था कि हाँ मैं काफ़ी अच्छा कर सकता हूँ आगे। लेकिन मुझे भी पता था कि वहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम लगने वाला है। पर वो एज ऐसी थी कि कभी भी इन बड़ी चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं। मतलब अपना जर्नी को एंजॉय किया, मेहनत की, अच्छा खाना पीना और दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना, अदर स्पोर्ट खेलना, तो फन मतलब पूरा ऐसे दोस्तों के साथ पूरा किया। और दिमाग कहाँ थी ज्यादातर ट्रेनिंग? उस टाइम में पंचकुला में था। पंचकुला में? हाँ जी, अपना हरियाणा में ही है, चंडीगढ़ के पास में, तो वहाँ पे जी। और फिर आप नेक्स्ट स्टेप हम लेते हैं आपकी वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। वर्ल्ड रिकॉर्ड थ्रो था, 86 प्लस मीटर्स का था। हाँ जी। और उस समय बेसिकली हम पहली बार आपके नाम पेपर्स में उस समय पढ़े थे कि आपकी जो थ्रो थी कट ऑफ डेट से बाहर हो गया और आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो आपको कितना डिसअपॉइंटमेंट लगा? कुछ दिन तो रहा, लेकिन जैसे ही वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई जूनियर वाली, और जब मैंने वहाँ पे अंडर 20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, तो फिर वो डिसअपॉइंटमेंट दूर हो गई थी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार हाँ, अभी मैं उस लीग में एंटर कर गया हूँ और मैंने अपनी कंट्री के लिए
ऐसा कुछ किया है। और जो थ्रो थी वो थ्रो भी काफ़ी अच्छी थी। और उस थ्रो का अगर डिस्टेंस देखे तो वो रियो ओलंपिक्स के ब्रॉन्ज के बराबर थी। तो अगर मैं ओलंपिक्स में भी जाता और वो थ्रो करता तो एक मेडल हो सकता था। पर एक और कलर की जूता पहनना पड़ता। हाँ, पर वो जूता अभी मतलब 2 ही पैर है तो गोल्ड और सिल्वर ही लेंगे सर आपसे। तो बस वो शायद से डेस्टिनी में ये लिखा था कि शायद गोल्ड ही जीतेंगे हम कंट्री के लिए पहला, तो इसलिए। पर वो काफ़ी अच्छा था और वो फर्स्ट कंपटीशन ऐसा था 2016 में कि मुझे ऐसा लगा कि मैं हाँ कुछ कर सकता हूँ अच्छे लेवल पे। इंटरनेशनली आपका पहला गोल्ड कौन सा था, याद है? पहला गोल्ड यही था जी, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2016 की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद तो कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स सभी। सो 2018 आई थिंक वो सीनियर लेवल पे आप कॉमनवेल्थ ये सब जीतने लगे हैं। और ये इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करना उस लेवल पे उस समय तक आपको आदत पड़ गई थी, या वो प्रेशर ऑलवेज रहता है? भारत के सब 150 करोड़ लोग देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जी। मेरा 2018 में बिल्कुल मेरा फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स से दोनों में ही अच्छी परफॉर्मेंस, दोनों में गोल्ड था। लेकिन वही है, धीरे धीरे वहाँ से सीखा और कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। बीच में इंजरी भी हुई 2019 में, मुझे पूरा ये एल्बो की इंजरी हुई थी, सर्जरी करवानी पड़ी। 20 में सिर्फ मैं एक कंपटीशन खेला जिसमें मैंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर दिया था। हाँ, लेकिन बाय चांस मैं खेल लिया और उसके बिल्कुल बाद में कोविड की वजह से सब कुछ बंद, लॉकडाउन लग गया था, प्रॉपर लॉकडाउन। तो 19 और 20 मेरा पूरा करियर में चला गया, एक इंजरी की वजह से, एक कोविड की वजह से। 21 में फिर मैंने दोबारा से स्टार्ट की ट्रेनिंग वगैरह जो भी चल रही थी और कंपटीशन खेलना, तो वो काफ़ी अच्छा रहा। फिर टोक्यो ओलंपिक्स में भी काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस थी। आप जब भी हम लोग सब आपको देखते हैं थ्रो करते हुए, एक ऑलवेज क्यूरियोसिटी की क्वेश्चन थी जी कि आप कितना ध्यान देते हैं आपके पहले फर्स्ट या सेकंड थ्रो पे, जिसमें आपको पूरा खत्म कर देना है पूरा फील्ड को, मेडल ले ही लेना है उसके साथ। उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे सोचते हैं या हम बस ऐसे देख रहे हैं? नहीं, मतलब मैं ऐसा कभी नहीं सोचता। मैं सोचता जरूर हूँ कि मुझे फर्स्ट थ्रो या सेकंड थ्रो ही बहुत अच्छा करना है, ताकि एक वो अच्छा रहता है। कंपटीशन के एंड तक एनर्जी भी उतनी नहीं रहती, वेट करना पड़ता है, कहीं पे ठंड है तो काफ़ी मुश्किल होता है लास्ट में थ्रो करना इतना अच्छा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा करके चलो, और इम्पैक्ट भी पड़ता है दूसरे एथलीट से उससे। लेकिन ऐसा कोई प्लानिंग में प्रॉपर ऐसे नहीं होता कि मैं उनमें ही कर सकता हूँ। वैसे मैंने लास्ट थ्रो भी काफ़ी कंपटीशन में अच्छा किया है, तो मेरा विश्वास ही रहता है कि लास्ट तक 100% लगाते रहो अपना जोर। और कुछ लोग जैसे हम बाद में नदीम की भी बात करेंगे, बट थ्रो आपके हिसाब से फर्स्ट या सिक्स्थ कोई भी थ्रो जीत सकती है, और इतना वेरिएशन क्यों रहता है हर एथलीट के थ्रो में? एक फाउल तो समझ में आता है, हाँ जी, लाइन पार हो गया और आपने एक स्टेप ज्यादा चला गया, वो मोमेंटम में चला गया, बट इतना वेरिएशन क्यों रहता है जनरली एक जैवलिन थ्रोअर के? 100 मीटर्स में आप नहीं देखे होगे कि एक ही दिन में 0.2 0.1 सेकंड से ज्यादा फर्क पड़ेगा, बट जैवलिन थ्रोअर के आर्म से वो 10 मीटर का फर्क क्यों आ जाता है? मतलब सेम एथलीट के उसमें? हाँ, सेम एथलीट। जेवलिन थोड़ा मतलब ज़्यादा टेक्निकल इवेंट है, और टेक्निक में अगर या एफर्ट में थोड़ा भी कम रहा तो वो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 100 मीटर में भी दिक्कत आती है काफ़ी एथलीट्स को, लेकिन वो ये है कि हाँ वो अपना उस स्पीड में प्रॉपर भागेंगे तो वो चलेगा। लेकिन जेवलिन में हवा का, मौसम का, और किस डायरेक्शन में हवा चल रही है, काफ़ी चीज़ों का फर्क पड़ता है, और फिर एथलीट कैसा फील कर रहा है, तो वो कई बार परफॉर्मेंस काफ़ी ऊपर नीचे कई एथलीट्स की होती है। और फाइनली गोल्डन मोमेंट टोक्यो ओलंपिक्स, आपका हिस्टोरिक 87 प्लस मीटर थ्रो जी, क्या महसूस हुआ, कैसे फील हुआ कि, और कब लगा कि जीत रहा हूँ मैं? सही बताऊं तो जी, जब तक लास्ट थ्रो खत्म ना हो तब तक सीरियस रहना पड़ता है, और जब लास्ट थ्रो खत्म हो गई सभी की और मैं अकेला बचा था और पता लग गया कि कंफर्म हो गया है, तो वही टाइम लगता है। उससे पहले अगर हम मान लें कि हमारा गोल्ड क्लियर है तो थोड़ा वो रहता है। अगर बाई चांस किसी ने हमसे ज़्यादा कर दिया तो वो मुश्किल हो जाता है काफ़ी मेंटली, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो चुके हैं अपनी परफॉर्मेंस से। तो मैं कोशिश कर रहा था कि एंड तक अपने आप को मोटिवेट रखूं, और जैसे ही वो हो गया और पोडियम पे था, गोल्ड मेडल गले में था, अपना राष्ट्रगान बज रहा था, तो वो बेस्ट मोमेंट था। ऐसा लग रहा था कि कुछ किया है कंट्री। बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, या आते रहते हैं ऐसे मोमेंट्स?
स्पोर्ट्स की लाइफ में काफ़ी बेस्ट मोमेंट था मेरे लिए। एंड ये अगर 2020 में ही होता तो आपके लिए मुश्किल होता या आपके किस्मत थी कि अच्छा है कि 21 तक हो गया? नहीं, मैं रेडी था 2020 में भी। 2019 में मुझे प्रॉब्लम थी, मेरी सर्जरी हुई थी, लेकिन मैंने जब जनवरी में 2020 में कंपटीशन खेला था तो मैंने अपनी सेकंड बेस्ट थ्रो की थी और मैंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था और मैं बेस्ट अपनी तैयारी में था 2020 में भी। ऐसा नहीं है कि मतलब उससे कुछ फर्क पड़ता, मुझे लगता है कि मैं बेस्ट तैयारी में था 2020 में भी, मैं रेडी था ओलंपिक्स के लिए। अगर व्यूअर्स की याददाश्त इस बात पे चली गई तो उस समय जब कोविड हुआ था टोक्यो ओलंपिक्स पोस्टपोन हुए थे और 21 में हुआ था। हाँ। 2020 ओलंपिक्स बोला जाता है बट 2021 में हुआ था। पेरिस 2024 आपको डिसअपॉइंटमेंट पहले जाते जाते अंदर कंपटीशन में जाते और भी प्रेशर है, डिफेंडिंग चैंपियन है और आपकी मकसद तो गोल्ड पे ही रहती है ऑब्वियसली बिकॉज आप देख चुके सभी का ही रहता है, पर वही है कि वो जिसका दिन होता है उस दिन। ठीक। एंड उस प्रेशर में आपको लगा कि आप जितना भी कर सकते थे किया या कुछ गलत हुआ या आपका और क्या बेहतर हो सकती थी जो सिल्वर से बेहतर अगर हो सकती? नहीं, डेफिनेटली सिल्वर से बेटर तो गोल्ड ही हो सकता है जी। बाकी तो सबसे बड़ा मेडल फिर वही गोल्ड सिल्वर ब्रोंज ही होते हैं। पर ये था कि बिल्कुल हमेशा मुझे लगता है कि और बेटर हो सकता है या हो सकता था, पर उस दिन के हिसाब से जब भी मैं compete करता हूँ शायद से उसके अकॉर्डिंगली मैं उस दिन अपना बेस्ट देता हूँ और बहुत ही कम मुझे ऐसा हुआ है कि यार कुछ और ऐसे हो सकता था, वरना मैं अपना बेस्ट देता हूँ। कुछ भी कंडीशन हो सकती है, शायद से मुझे वैसा फील नहीं हो रहा है या मुझे कुछ इंजरी है तो वो थोड़ा बहुत कुछ चलता रहता है स्पोर्ट में, वरना ठीक था, मतलब परफॉर्मेंस ठीक थी। और वो मुझे लगता है कि शायद से मुझसे लोगों को काफ़ी उम्मीद रहती है अपनी कंट्री की कि मैं गोल्ड ही जीतूँ या हमने पहले गोल्ड जीत लिया तो वो स्वाद चख लिया उस चीज़ का। पर मेरे हिसाब से ठीक थी, परफॉर्मेंस अच्छी थी। और एक टेक्निकल पॉइंट मुझे एक्चुअली मैं फॉलो करता था बहुत ओलंपिक्स, अब आई थिंक पहली बार ओलंपिक्स की ध्यान 84 में आई थी, मैं उतना उम्र का हूँ और 40 साल से देखता जा रहा हूँ तो काफ़ी दिलचस्पी है स्पोर्ट पे और ओलंपिक्स पे। उस समय 90 और 100 मीटर्स के काफ़ी जैवलिन रिकॉर्ड दिखते थे, परफॉर्मेंस दिखते थे। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की वजह से शायद जैवलिन चेंज हो गई थी बीच में, तो अब आपको लगता है कि वो अचीव कर पाएंगे? आपकी परफॉर्मेंस और टेक्निक और स्ट्रैटेजी सब अगर देखें तो कभी कभी आपको महसूस होता है कि बेस्ट थ्रो आपके कितना तक जा सकती है अगर सब कुछ ठीक लगा उस दिन? नहीं, बिल्कुल जी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और पहले बिल्कुल जैवलिन के रूल चेंज हुए थे। 104 तक 104.80 का करेक्ट रिकॉर्ड बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड। जर्मनी के थे उवे ओन, मेरे कोच भी रहे हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, फिर उसके रूल चेंज हो गए थे कुछ, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज की थी। और उसके बाद फिर जान जलेजनी जो चेक रिपब्लिक के हैं 98.48 मीटर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। अभी वो मेरे कोच होंगे अभी आने वाले टाइम में, क्योंकि मेरे पिछले कोच रिटायर हो गए हैं, वो एज्ड हो गए थे। तो और वो बिल्कुल मुझे 98 जो आया था वो इसी जैवलिन से जी, हाँ जी। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि भाई हाँ, वर्ल्ड के बेस्ट थ्रोवर में मतलब टॉप में गिनती कर सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इंजरी हो जाती है तो मैं अपने बेस्ट तक ट्रेनिंग में नहीं जा पाता या मैं थ्रो नहीं कर पाता, तो वो थोड़ा रीज़न हो सकता है कि मैं वहाँ तक जो मेरा दिमाग बोलता है मैं वहाँ तक नहीं जा सका। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि फिट रह सकें, इंजरी से बच के रह सके, वरना इंजरी काफ़ी रुकावट लेके आती है। और बस वही है। और वही जैसा कि हम बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले ये कि मैं एकदम ये नहीं सोचूंगा कि मुझे इतना बड़ा थ्रो करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप 1-2 मीटर 3 मीटर ऐसे कोशिश करूंगा वो बढ़ाते हुए चलूँ। हमारी एटलीस्ट हमारी एमेचर एनालिसिस वो एक और लास्ट क्वेश्चन थी, और आपकी अरशद के साथ जो दोस्ती है उसके बारे में थोड़ी बात करनी थी। तो एक तो हमें लग रहा था कि एटलीस्ट टीवी पे लग रहा था कि वो विंड मीटर भी दिखा रहे थे हमें कि पीछे हवा या हवा की कंडीशन क्या थी। और जैसे आपने बताया कि कभी किस्मत की बात होती है कि थोड़ा विंड आपके साथ रहे और परमिसिबल लिमिट के अंदर रहे तो शायद रिकॉर्ड बन जाए, गोल्ड मेडल थ्रो हो जाए। एटलीस्ट हमें महसूस हो रहा था कि अरशद से कुछ लेना वापस नहीं लेना है, उनका क्रेडिट जितना मिलना था, वो इज अ ग्रेट एथलीट ऑल्सो, बट लग रहा था कि उनके फेवर में था। और जब तक आपकी थ्रो की बारी आई वो
वो विंड असिस्टेंस थोड़ी कम हो गई? नहीं, पता नहीं जिस तरह इस उसमें ध्यान नहीं दिया कि मतलब उसमें कैसे दिखा रहे थे, पर हाँ डेफिनेटली अरशद ने बहुत अच्छा थ्रो किया। मेरे उसमें अगर मैं बताऊं तो जी, जो मेरा थ्रो की डायरेक्शन थी, मतलब जो एक प्रॉपर एंगल में या सीधी जेवलिन जानी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मेरी उतनी सही नहीं जा पा रही है, या वहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही थी कि मेरी टेक्निक में या कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम थी कि वो जो एक प्रॉपर एंगल होता है, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ बहुत लगा रहा था, हाथ से जेवलिन बहुत तेजी से निकल रहा, लेकिन वो अगर सही डायरेक्शन में नहीं होगा उसका, क्योंकि मेरी जेवलिन बहुत अंदर की तरफ जा रही थी, तो पूरा हवा उसको काफी डिस्टर्ब कर देती है। तो अगर वही जो स्ट्रेंथ थी और जो पावर थी और जो स्पीड थी आर्म की थ्रो करने की, अगर वो सही डायरेक्शन में जाता तो वही मेरा भी थ्रो काफी अच्छा जा सकता था। पर अभी तो वही है कि अभी जा सकता था, अभी आगे मुझे करना है, मतलब वो दिमाग में है कि जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और जो भी जिन वजह से लग रही हैं कमियां, उन पे अभी काफ़ी सारा काम करना है, ताकि ये दिक्कत ना आए और उसको हम जो भी अपनी पावर लगाते हैं जेवलिन पे वो अच्छे से यूज हो सके, तो उन चीज़ों पे काम करना है। और अरशद और आपकी काफ़ी पब्लिकली आप दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, दोस्ती दिखाते हैं। लोग थैंकफुली उसको पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं। मगर दोस्ती बनी कैसे, और इसलिए बनी क्या कि आप दोनों रीजन से हो, आपके लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो, एक दूसरे की इज्जत करते हो कि ग्रेट एथलीट्स हो, या कुछ और भी है इसमें? नहीं, नॉर्मली इसमें ये है जी कि जो भी हम जेवलिन थ्रोअर्स है पूरे वर्ल्ड से, मेरे साथ सभी की बहुत अच्छी दोस्ती है, और आपस में हम जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे से कंफर्टेबल एक दूसरे से बातें करते हैं। अरशद के साथ मैंने पहला कंपटीशन 2016 में खेला था, इंडिया में हुआ था गुवाहाटी में, साउथ एशियन गेम्स थे, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे देखा था। और वही है, लैंग्वेज एक है, बात हुई, बहुत रिस्पेक्ट से अरशद हमेशा पेश आता है, तो वही है, हमको भी आगे से रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। तो वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ था, मैंने वहाँ पे गोल्ड जीता था, अरशद का शायद से ब्रोंज था। तो वहाँ से शुरुआत हुई, थोड़ी बहुत बात हुई, फिर हमने काफ़ी कंपटीशन खेले साथ में, ऑलमोस्ट 10-12 कंपटीशन खेले हमने। तो तब से मिलते रहे, बातें होती रही आपस में, जितना भी टाइम हम आपस में ट्रेनिंग में या कंपटीशन में मिलते हैं तो बातें हो जाती थी, और ऐसे ही नॉर्मली कि भाई हाँ कैसा है, ट्रेनिंग कैसी है, तो अच्छा एक दूसरे से। और कुछ मजेदार बात होती है कि थोड़ा मैं इस बार मैं जीतूंगा? नहीं, ऐसा तो मेरे हिसाब से कंपटीशन से पहले तो ऐसा कुछ बात नहीं होती कि इस बार मुझे जीतना है, ऐसा कुछ। पर वही है, जब फील्ड पे होते हैं तो सब अपना बेस्ट देते हैं कि आज हमको ही लेके जाना है। इंडिविजुअल स्पोर्ट, और आप ज़्यादातर इंडिविजुअल स्पोर्ट पे फोकस किए हैं, आपके हिसाब से इंडिविजुअल स्पोर्ट और टीम स्पोर्ट में क्या फ़र्क रहता है? कि आप फील्ड पे अकेले हैं, आपको कोच पीछे है, वो दिखते हैं, मगर वहाँ पे तो आप अकेले हैं, तो अब वो मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए? आपका बेस्ट मेंटल स्टेट आप कैसे बनाते हैं ऐसे? टीम गेम में जी मुझे ये लगता है, एक तो थोड़ा मुश्किल काम है एक टीम को पूरा प्लानिंग से वैसे चला पाना। दूसरी बात है कि एक एथलीट कुछ नहीं कर सकता कि एक एथलीट सब कुछ संभाल ले। कभी कभी होता है कि हाँ बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर दिया तो हो जाता है, वरना ये चीज़ चैलेंजिंग रहती है थोड़ी। अच्छी चीज़ ये है कि कोई किसी एथलीट को प्रॉब्लम है, इंजर्ड है, तो उसकी जगह दूसरा ले सकता है, और आपके पीछे थपकी मारने को कोई होता है अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है कि कोई बात नहीं। लेकिन इंडिविजुअल में ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल में आप ही टीम हो और आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर थोड़ी भी इंजरी है तो कुछ नहीं कर सकते, आपको बैठना पड़ेगा या फिर वो ख़त्म है। तो ये थोड़े बहुत हैं, और जब फील्ड पे होते हैं तो कोई आपके पीछे थपकी मारने वाला नहीं होता। आप अगर अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, उस टाइम आपको अपने आप से ही बातें करके अपने आप ही उसका आंसर ढूंढना पड़ता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, अपनी 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 जगह पे दोनों चैलेंजिंग है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक थोड़ा सा मुझे ये एडवांटेज लगता है टीम गेम में कि आप थोड़ा टाइम मिल सकता है आपको, कि इंजरी है या उसको आप ठीक कर सकते हैं, उसकी जब तक कोई दूसरा ले सकता है। अगर हमें इंजरी है तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया मेरा पूरा साल फिर वो चला ही गया। तो ये थोड़ा सा लगता है मुझे, अपनी अपनी जगह दोनों वैसे चैलेंज। और आपको लगता है कि एक तो कल्चर होती है स्पोर्ट की, जैसे आपको देख के बहुत इंडियन बच्चे सोचते हैं कि हम भी शायद जैवलिन पे नीरज चोपड़ा जी की तरह ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करें इंडिया को। और आपको लगता है कि जैसे यूरोप में ट्रेडिशन बन गया जैवलिन थ्रोअर्स का, वो वहाँ से आया, कोचिंग से आया, ये सब का कॉम्बिनेशन है,
और आपको लगता है कि अब वो तोड़ पाएंगे आप और अरशद उसको, उस यूरोपियन डोमिनेंस हिस्टोरिकली जो था टूट गया जी ऑलरेडी। टूट तो गया हाँ ही, जी। हाँ करेक्ट। तो वो बना रहेगा या, और एडवाइस क्या है बच्चों के लिए जो आपके फुटस्टेप्स में फॉलो करना है? कि आप बहुत यूनिक हो ना, ऐसे नहीं कि उसके पहले हिस्ट्री था, आप पहले थे आपके स्पोर्ट पे। जब टोक्यो में अपना इंडिया गोल्ड आया, वो इंडिया का ही नहीं एशिया का पहला गोल्ड था हाँ। जेवलिन में। और ऐसा ही लड़कियों में भी हुआ था, चाइना की लड़की ने गोल्ड जीता था, तो वो भी शायद एशिया का पहला ही गोल्ड था। शायद से मेडल ही पहला हो मेरे हिसाब से, Okay. मतलब वो प्रॉपर देखना पड़ेगा, लेकिन शायद से एशिया का मेडल ही पहला था। तो पूरा यूरोपियन डोमिनेट स्पोर्ट होता था, यूएस वगैरह से भी आ जाते थे, या थोड़ा बहुत ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, लेकिन अभी ये ग्लोबल स्पोर्ट बन गया है। तो अभी पिछले ओलंपिक्स, दोनों ओलंपिक्स में तो काफी एशियन कंट्रीज का ज्यादा हो रहा है। और इस बार जैसे अरशद ने गोल्ड जीता, और एक जापान की लड़की है उसका गोल्ड रहा, तो एशिया में काफी चल रहा है अभी। काफी मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा इंडिया में तो काफी जूनियर बच्चे आ रहे हैं, और पाकिस्तान से भी होपफुली मतलब वो कर रहे होंगे अच्छा, और एशिया से काफी अभी जूनियर बच्चे निकल के आ रहे हैं। तो ये काफी अच्छी बात है कि पीछे से दिख रहा है कि ये संभाल सकते हैं। लेकिन अब बस वही है, सोचने वाली बात यह है कि कौन कितना कंसिस्टेंट रह पाता है और कितने अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। क्योंकि अभी खुशी इस बात की है कि ग्लोबल बन गया है जेवलिन। एक टाइम पे थोड़ा यूरोपियंस पे ज़्यादा वो रहता था, और अभी मेंस जेवलिन में शायद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई यूरोपियन पोडियम पे नहीं था। तो थोड़ा काफ़ी फेरबदल हो रही है जेवलिन में, तो सही ग्लोबल स्पोर्ट हो गया, तो अच्छा भी लग रहा है कि, और इस बात की खुशी भी है कि रिकॉग्नाइज कर रहे हैं अपनी कंट्री में भी जेवलिन को, तो वो अच्छा रहेगा। एंड इट्स फैंटास्टिक टू सी दिस। हम को पहले भी इस पॉडकास्ट के पहले बोल रहे थे, इस साल का थीम जो था हमारा ब्लूम में, विनिंग बियॉन्ड बाउंड्रीज था। बिल्कुल। और हमने देखा है कि इंडिया में थोड़ा आत्मविश्वास नहीं होती है कि हम जाके कर सकते हैं ये, और वो थीम हमने इसलिए चूज़ किया कि स्टार्टअप्स को भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम भारत के बाहर जीत नहीं सकते। बट उसमें जो आप कर रखे हैं अभी रोल मॉडल बन के, उसके बिना भी नहीं होता है यूजुअली। वो पहली आदमी जो करता है या औरत जो करती है, वो बहुत यूनिक रहता है वो एक्सपीरियंस। इसलिए आप, आई मीन ऑब्वियसली एक्स्ट्रा स्पेशल है इन मेनी वेज, बट जब हो जाता है फिर सबको बिलीव आ जाती है, और वो जो सिस्टम है उसको टेम्पलेट करने के लिए कुछ मिल जाता है। आपके आने से पहले किसी को पता ही नहीं होगा कि जैवलिन की बेस्ट वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग कैसे होगी। अब नीरज चोपड़ा की टेम्पलेट बन गई है, राइट? तो वो क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। तो आई थिंक सिमिलरली स्टार्टअप्स में भी हम देखते हैं कि अगर वो नहीं रहा जी, तो बहुत ही मुश्किल होता है। और अब पहली बार हिम्मत हो रही है कि हम बोल सकते हैं कि बड़े बड़े कंपनी बन रहे हैं इंडिया से, जो दुनिया में बहुत बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल जी। तो वो इंस्पायर करने के लिए है पॉडकास्ट। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर दैट। बिल्कुल जी, जैसे ब्लूम इतना अच्छा काम कर रहा है, स्टेज अपने आप में करेक्ट, मतलब ऐसे शुरुआत की कि किसी ने सोचा नहीं था कि स्टेज में थैंक्स टू स्टेज वी आर हैविंग दिस कॉन्वर्सेशन, बट स्टेज में बोलते रहते हैं कि इंडिया पार करने में टाइम लगेगी बट पार करते ही क्यों दूसरे देशों में क्यों नहीं हो सकते ये स्टेज। नहीं, जैसा मैं वही स्पोर्ट्स से एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो शायद से ऐसी कन्वर्सेशन होती थी कि हमारे लिए थोड़ा टफ है, बाहर के एथलीट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं हमसे जेनेटिकली, और थोड़ा सा वो रहता था, लेकिन थोड़ी कम रहती। हाँ, और हम ये बोल नहीं सकते थे कि नहीं यार ऐसे नहीं है वो, क्योंकि वो फिर बोलते तो ये बोल सकते थे यार तुमने किया है, जीत के ही बोल सकते। हाँ, अभी बोल सकते हैं कि यार अब तो हो गया है सब कुछ, अभी बोल सकते हैं, और अभी विश्वास भी हो गया उनको कि हम कर सकते हैं। तो वो हर फील्ड में लागू है। हमको थोड़ा मेंटली खुलना है और अपने आप को वहाँ देखना है कि हाँ कर सकते हैं, और उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जितनी मेहनत है, उसके लिए रेडी रहना चाहिए। नहीं, वो जो ये क्लीशेज होते हैं, जो जीता वही सिकंदर, वही है फिर उसके बाद सुनते हैं लोग, तब तक डाउट करते रहते हैं। थोड़ा शिफ्ट करते हैं आपका कोचिंग, ट्रेनिंग, डाइट। लोग को पसंद आएगा सुनने में कि आप स्पेशल क्या करते हैं, राइट? तो पहले कोचिंग, आप अभी बोले कि उवे हॉर्न आपके कोच रहे हैं, यानी एलिसनी आपके अभी कोच बन गए हैं। उनमें फ़र्क क्या दिखता है आपको, और आप कैसे डिसाइड करते हैं कि सिर्फ
पहले तो ऑब्वियसली वो सब वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, उनको कोच बनाना ही है, मगर वो मिक्स क्या बनाते हैं आप? एक तो परफॉर्मेंस के लिए होती है, बट आपका भी टीम बन जाती है। आप अकेले हैं मैदान में, बट एक पीछे बिल्कुल पीछे टीम होती है। बिल्कुल मैं तो मानता वो हूँ। कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, और आपका करंट टीम का एक ग्लिम्स दीजिए, झलक दीजिए हमें। बिल्कुल जी, जैसे मैंने जिन कोचेस के साथ काम किया, और जैसे खासकर मैंने काफ़ी लंबा काम किया क्लाउस बार्टोनिक, जो मेरे अभी कोच रिटायर हुए हैं, तो उनके साथ मैंने 2019 में शुरू किया था, और अभी वो रिटायर हुए हैं पेरिस ओलंपिक्स के बाद। तो ऑलमोस्ट उनके साथ मैंने वही 2 ओलंपिक्स, 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप और डायमंड लीग, एशियन गेम सभी में मतलब मेडल जीते। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही उनके साथ। और मेरे फिजियो हैं ईशान मरवा, तो वो भी साथ में मेरे ट्रैवल करते हैं। तो वही है जी, कोशिश ये करते हैं, जैसे अभी नए कोच आए हैं जान जलेजनी, तो उनका टेक्निक या जो काफ़ी मतलब उनका ही मानना है और मेरा भी कि काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं काफ़ी चीज़ों में, और मुझे भी लगता है कि थोड़ा और अलग तरीके से काम करें, टेक्निक पे और काम करें तो और बेहतर हो सकती हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ देख के हमने कोशिश की है कि हम साथ में काम करेंगे, और कुछ मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, होपफुली काफ़ी नई चीज़ें मैं करूँ। और वही है, हम कई बार एक कंफर्ट जोन में होते हैं तो सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी हमको थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। रिस्क मतलब हम रिस्क भी मान सकते हैं, या हमको थोड़ा अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए और एक्स्ट्रा करके देखना चाहिए कि शायद से हम क्या बताओ हमारे लिए बहुत अच्छा हो। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं इस बार थोड़ी अलग ट्रेनिंग करूँगा, अलग टेक्निक करूँगा उनके साथ, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट का अब आपकी वो लग रहा है। कभी कभी महसूस होता है कि लैंग्वेज बैरियर थोड़ा ज़्यादा है, या वो स्पोर्ट में इतना नहीं होता है? मतलब उतनी बातें उतनी नहीं होती हैं, ज़्यादातर टेक्निक और ट्रेनिंग के ऊपर बात होती हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी इंग्लिश आनी चाहिए उनको भी, कि हिंदी या मैं चेक या जर्मन तो वो तो आएगी नहीं, लेकिन इंग्लिश आती है तो हाँ हो जाता है ठीक ठाक। अभी मेरी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, पहले काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अभी संभाल लेते हैं जी। सही। और बेसिकली आप जब टीम बनाते हैं अपने आप के लिए, आपको क्या कब लगता है कि इसको और शिफ्ट करना चाहिए और पुश करना चाहिए? आपको लगता है कि ये जो अब करंट टीम है आपका, वो आपको जितवाते रहेगी जब तक आप करियर बनाते रहेंगे? मुझे लगता है जी, एक ट्रेनिंग के साथ साथ आपका इमोशनल कनेक्शन भी होना चाहिए। जैसे हम फैमिली के साथ रहते हैं, तो मैं जब भी कोच या फिजियो के साथ या जो भी मेरी टीम होती है, मुझे उनके साथ काफ़ी फैमिलियर होके या काफ़ी अच्छे से घुल मिल के रहना पसंद है। मतलब प्रोफेशनली मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता। और जिस टीम के साथ हम इतना ज़्यादा रहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोच और ईशान जी के साथ इतना ट्रैवल करता था, तो उनके साथ मुझे वो कनेक्शन चाहिए, वो बॉन्डिंग होनी चाहिए, ताकि हम आपस में एक दूसरे को जो भी हमारी कमियां हैं, मुझे लगता है कि आज मुझे ट्रेनिंग नहीं करनी या कुछ भी, फॉर एग्जांपल मुझे लगता है कि ये दिक्कत हो रही है, ट्रेनिंग में मुझे ये कमी लग रही है, तो वो हम आपस में बात कर सकें। तो वो रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए। तो हम जब ये काफ़ी हेल्प करता है, ट्रेनिंग के साथ साथ ये काफ़ी हेल्प करता है हमको परफॉर्म करने में। हमारे इस पॉडकास्ट में आप दूसरे एथलीट है महेश भूपति से भी बात हुई थी, और उनके काफ़ी कोचेस चेंज हो गए, 20 साल की करियर थी जी, और काफ़ी डबल्स पार्टनर्स भी चेंज हुए। तो हम भी उनसे जब सवाल पूछे, वो भी यही महसूस करते थे। कभी वो इमोशनल बहुत होते हैं इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में, या 2 पर्सन स्पोर्ट में आपको वो कनेक्ट नहीं मिला, तो टाइम टू मूव ऑन एंड टाइम टू चेंज। हाँ, कभी कभी जब जैसे मैं 2018 में मुझे लगा था, जब मेरी एल्बो की सर्जरी हुई थी, कि शायद से मुझे दूसरे कोच के साथ काम करना चाहिए। जब मैंने कोच क्लाउस के साथ काम करना शुरू किया था, तो कभी कभी अपने लिए थोड़े ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, मेरे लिए थोड़े टफ रहते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सोचता हूँ कि कैसा लगेगा मैं इनको ऐसे बोलूँगा या मना करूँगा ट्रेनिंग के लिए। पर वही है कि हम भारतीय थोड़ा ज़्यादा इमोशनल रहते हैं। हाँ, पर वही है कि एक चीज़ अगर हम डीपली सोचे, तो मेरे दिमाग में वही था कि यार जितना भी करियर है, अब एथलीट का एक ऐसा तो है नहीं कि हम 50-60 साल तक जा सकते हैं। तो एथलीट का एक एज होती है कि हाँ, उतनी एज तक हम अच्छा करेंगे। कोई कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कर देते हैं, कुछ साल तक ज़्यादा खेल लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन लेना पड़ता है कई बार कि
ये उवे हॉन ने एक बार आपकी टेक्निक को वाइल्ड थ्रोइंग बोला था। उन्होंने एटलीस्ट हमारे रिसर्च में तो लिखा ही तो निकला था। उन्होंने क्या किया उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए और मदद किया है नहीं आपको? नहीं, उन्होंने स्ट्रेंथ के मामले में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और बहुत हमने स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। लेकिन जिस तरीके से शायद मेरी बॉडी है कि मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल था और मैं स्पीड से थ्रो करता था, तो मैंने स्ट्रेंथ की तरफ ज़्यादा हमने काम किया, खुद को पुश किया बहुत ज़्यादा। तो स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव होगी लेकिन कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया और फिर वो इंजरी ज़्यादा होने लगी। तो वही है, वो उन कोच बहुत अच्छे थे और बहुत मेहनत करवाई, लेकिन वो शायद से जो एक होता है हमारा शरीर वो उस चीज़ के लिए बना नहीं होता। हम उनको अलग तरीके से पुश करें तो वो थोड़ी दिक्कतें होने लगी। तो फिर उस टाइम पे वो टीम के साथ बाहर थे और मैंने फिर कोच क्लाउड के साथ काम करना शुरू किया, तो उन्होंने काफ़ी उस चीज़ को समझा। तो उन्होंने स्ट्रेंथ के ऊपर काफ़ी काम किया और इसीलिए मैं वाइल्ड थ्रोइंग करता था, क्योंकि मैं स्ट्रेंथ से फेंकने लग गया था और बहुत ज़्यादा पावर मैं जनरेट करता था जेवलिन में, लेकिन वो जेवलिन सही डायरेक्शन में जाता था और वो इधर उधर कहीं भी फेंक देता था मैं। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा अगर आप बता सकते हैं कि आपकी रूटीन क्या रहती है जब, और डाइट क्या रहती है जब आप कंपटीशन ट्रेनिंग फेज में है, और आपको छुट्टी भी मिलती है उससे, या क्या कर पाते हैं उस छुट्टी टाइम में? कितना ब्रेक ले सकते हैं ऐसे रूटीन एज अ वर्ल्ड क्लास एथलीट? ब्रेक मिलती भी नहीं है? नहीं, ब्रेक तो जी अपने ऊपर होता है, पर वही है कि जब प्रॉपर सीजन चल रहा हो और जब किसी अच्छे गेम की तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा कोशिश करते हैं कंटिन्यू रखें। डेफिनेटली बीच में ब्रेक होता है जब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे हो तो बॉडी को रेस्ट भी चाहिए, शरीर को थोड़ा आराम देना पड़ता है रिकवरी के लिए। पर वही है कि 2 टाइम ट्रेनिंग होती है, 7 से 8 घंटे ट्रेनिंग होती है, और ज़्यादातर जब कंपटीशन के पास होते हैं तो काफ़ी बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है। थोड़ा प्रोटीन रहे, इसमें सैलेड वगैरह रहे, फ्रूट्स और पानी वगैरह, लिक्विड ज़्यादा लेना होता है, जूस वगैरह की, थोड़ा अच्छे तरीके से हम जो भी ट्रेनिंग करते हैं। तो थोड़ा मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिया, लेकिन वो थोड़ा बैलेंस रखनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें, रेस्ट ज़्यादा लेना पड़ता है ताकि वो आपके लिए कोई मॉनिटर करता है ये सब कुछ, या आपको नहीं? थोड़ा मतलब डाइटिशियन से बात कर लेते हैं और थोड़ा बनवा लेते हैं प्लान, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा वही है देसी टाइप की, भाई कोई बात नहीं, खा लेते हैं जो भी फंसता है, जो भी है हाँ, बस थोड़ा कंट्रोल रखते हैं, मीठा वगैरह थोड़ा और ये चीज़ें, पर खा लेते हैं जी। और ये आपकी फिटनेस रूटीन और कितना इंटेंसिव रहता है आपको बॉडी को एकदम शेप में रखने के लिए? अभी जब हमारे पास टाइम है कंपटीशन के लिए 5-6 महीने 7 महीने, तो ये काफ़ी इंटेंसिव ट्रेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होती है। सीजन क्या रहता है आपका? 5-6 सीजन नॉर्मली 6 महीने जैसे मई से शुरू होता है प्रॉपर सीजन डायमंड लीग से। जैसे अभी अगले साल मई से शुरू होगा डायमंड लीग, और एंड में सितंबर में हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 5 या 6 महीने हमारा एक्टिव सीजन रहता है। तो काफ़ी हम उसमें जितने भी कंपटीशन खेलने हैं उस टाइम होते हैं समर में, तो वो एक्टिव सीजन रहता है। और आपकी रूटीन उस समय बहुत टाइट रहती है। कंपटीशन के पास में थोड़ा ट्रेनिंग टाइम कम हो जाता है, लेकिन जो इंटेंसिटी है ट्रेनिंग की, मतलब वेट उठाना है या जो भी फोर्स लगानी है, जेवलिन थ्रो करना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा वो रहता है ज़बरदस्त। और आप 2 चीज़ें ऑन डीलिंग विथ डिसअपॉइंटमेंट हो या स्मॉल लॉसेस हो, अभी फॉर एग्जांपल रिसेंटली ब्रसल्स में आप 1 सेंटीमीटर से हार गए, तो हारना तो ठीक है, आपको देख के सुन के लगता है कि ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। बिल्कुल। और कभी कभी हारना होता है, कभी जीतना होता है। मैं आई विल डू माई बेस्ट इन एवरी थ्रो, बट जब ऐसे डिसअपॉइंटमेंट आते हैं तो उसको कितना दिन लगता है उसको सुधरने में आपके दिमाग? नहीं, मतलब मेरे हिसाब से वो एक का होता है ना, रात गई बात गई एक रात तो हाँ, मतलब हो जाता है, अगले दिन थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, उस दिन बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिमाग में रहता है। अब जैसे अब ये ब्रसल्स वाला था, तो उसके 4-5 दिन पहले मुझे फ्रैक्चर हो गया ट्रेनिंग में, हाथ में। तो डॉक्टर ने एडवाइस किया कि नहीं, इसकी सर्जरी करवा लो जितनी जल्दी हो सके। और क्योंकि वो फ्रैक्चर ऐसा नहीं था कि प्लास्टर लगा लो, वो थोड़ा हड्डी टूट के साइड में चली गई थी, तो वो काफ़ी पेनफुल भी था। तो मैंने डॉक्टर को भी बोला कि डॉक्टर आप ये बताओ कि मैं कितने हफ्ते या कितने दिन रुक सकता हूँ सर्जरी से, ताकि मैं ये लास्ट कंपटीशन खेल सकूँ। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि नहीं खेलना है और ये रिस्की है, क्योंकि मैं थ्रो के बाद कई बार
गिरता हूँ और मेरा हाथ लगता है तो balance होती है। बोल देते कि हड्डी और ज़्यादा टूट सकती है और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अंदर। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं कंट्रोल कर लूंगा। तो मैं काफ़ी इस चीज़ में Obviously restrained थे थोड़ा। ज़्यादा जिद्दी बन गया हाँ, कि यार मुझे खेलना है, और मुझे लग रहा था कि मैं अच्छी तैयारी में हूँ। लेकिन उसके बावजूद मैंने ये डिसीजन ले लिया, और जब मैं वहाँ पे गया तो वही है, टेक्निक में तो चेंज आया क्योंकि वो पूरा मैं कोशिश कर रहा पूरा एफर्ट लगाने की, लेकिन उतना लगा नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे गिरने का डर था, और मैं कोशिश कर रहा था कि इसको थोड़ा बचा के रखूँ। उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी थ्रो थी, T7+ थ्रो था, लेकिन वो 1 सेंटीमीटर से रह गया। जो फर्स्ट था एंडरसन पीटर्स, वो 1 सेंटीमीटर से आगे था। तो उस दिन मुझे काफ़ी मतलब ऐसे हुआ था बैठ के लास्ट में कि यार 1 सेंटीमीटर कितना होता है, मतलब बहुत ही इतना सा होता है। तो उस दिन थोड़ा लगा था कि आज तो थोड़ा सा बैड लक हो गया। हाँ, भगवान को हमारी साइड होना चाहिए था, क्योंकि ये सब कुछ करके मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। कॉम्पनसेट होना था। पर वही था, अगले दिन वही सोचा कि यार कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, वो गया टाइम। हाँ जी, अगले कंपटीशन अब तो अगला साल पे गई थी बात। इसलिए भी मुझे थोड़ा था कि मेरे पास दिखाने के लिए या और मुझे एफर्ट लगाने के लिए और कंपटीशन नहीं बचे थे, तो 1 साल पूरा वेट करना पड़ेगा। पर ठीक है, अभी नॉर्मल है। और मेंटल हेल्थ के लिए आप क्या करते हैं? मतलब बहुत सुनने को मिलता है कि एथलीट्स को एकदम जोन में रहना पड़ता है, और वो आप खुद आपके रूटीन से खुश है, बाहर से कुछ मदद चाहिए होता है, और कितना ऑफन चाहिए होता है? बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में भी इतना प्रेशर रहता है। आप अगर फाउंडर्स को देखे, सीईओ को देखे, पूरा टीम को संभालना पड़ता है, बिल्कुल बिजनेस को संभालना पड़ता है। बोलना इजी है कि हाँ चल रहा है तो ठीक ही चल रहा होगा, बट वो प्रेशर सारा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है एक आदमी के दिमाग में या 2 आदमी के दिमाग में। तो यहाँ पे फिर भी टीम है और आप अकेले हैं दोबारा, तो वो टीम जैसे मतलब जैसे काम करने के लिए तो टीम साथ में है, कोच है, फिजियो है, लेकिन हाँ फील्ड पे अकेले होते हैं। लेकिन अभी तक तो सही चल रहा है जी, अभी तक ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि भाई मुझे स्पेशल जाना पड़े। तो काफ़ी एथलीट्स को होता है, और मैं मानता हूँ कि भाई अगर ज़रूरत पड़े तो हमको बिल्कुल बात करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, अभी जैसे दोस्त हैं या फैमिली है, टीम है, तो वो काफ़ी अच्छा सपोर्टिव माहौल है, तो चल जाता है। आपका रिसेंटली पेरिस 24 के टी-शर्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स कलेक्शन में आपकी जोड़ गई, तो ऐसे मोमेंट्स में आपको क्या लगता है कि आप मतलब, और शायद आप जब भी आपका करियर खत्म हो जाए, इंशाल्लाह बहुत चले आपका करियर, बट ये लगता है कि आपकी इंडिया की मैस्कट या एम्बेसडर बनना चाहिए, और वो प्रेशर नेचुरली तो रहेगा ही, बट वो जब भी ये होता है एक माइलस्टोन, आपको क्या लगता है? नहीं, अच्छा लगता है जी। ये लगता है कि यार जिस फील्ड में हम आए हैं, और मैं वही सोचता हूँ कि मुझे अब मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जेवलिन थ्रो में, तो मेरा वही एक ड्रीम होता है कि मुझे वर्ल्ड के बेस्ट टॉप पे पहुँचना है, और अपने इंडिया को भी साथ में लेके जाना है। क्योंकि अगर मैं कहीं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मेरा नाम लिखा जाएगा इंडियन फ्लैग के साथ, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्राउड है मेरे लिए। और बिल्कुल जैसे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मैंने अपना जेवलिन जो ओलंपिक म्यूजियम है स्विट्जरलैंड में, लोजान में, वहाँ पे रखा था। अभी मैंने न्यूज़ में देखा कि वो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जर्सी को रखा है, तो अपने आप में ये बहुत अच्छी चीज़ है। और शायद से जब आने वाले टाइम में काफ़ी सालों बाद अपने इंडिया के लोग वहाँ पे जाएंगे, तो वो हमारी एक यादगार रखी हुई है, तो अच्छा लगेगा उनको भी देख के। लवली। अब आई थोड़ी लाइफ आउटसाइड द जेवलिन। अभी हम स्टेज के वजह से यहाँ बैठे हैं जी। हम दोनों स्टेज में बिलीवर हैं। आपको हमारा रिश्ता ऑब्वियसली जितना भी प्यार है उस बिजनेस से और उन फाउंडर से, हम तो फाइनेंसियर हैं, तो हमें तो रिटर्न्स चाहिए, इसलिए वो सोच के करते हैं। हम सोशल काम नहीं करते हैं। आपके पास बहुत चॉइसेस है, और किसी भी ब्रांड आपके साथ एसोसिएट करना चाह रहा होगा आज इंडिया में, आपको क्या वो इमोशनल कनेक्ट हुआ स्टेज के साथ, जो आपने सोचा कि ये एक ब्रांड है जिसमें मेरा नाम जुड़ना चाहिए? बस ये मुझे लगा कि एक बार सबसे पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि टीम से मिलना है, और जैसे टीम से मिले और बात हुई हमारी स्टेज के बारे में और उनके ड्रीम्स के बारे में कि हम जिस तरीके से हमारी संस्कृति भी या लोग उसको भूलते जा रहे हैं, तो वो चीज़ें हमको याद दिलवानी है आगे बच्चों को, या कि वापस लेके आनी है। और ऐसा कुछ स्टार्टअप हम सोच रहे हैं, और ऑलरेडी वो बहुत मेहनत कर रहे थे, और मुझे पर्सनली उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि
काम और वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो टीम थी, इंसान थे, वो उनसे बात करके वो एक अपनापन महसूस हुआ और मुझे लगा कि यार हाँ, काफ़ी मेहनती हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो काफ़ी जो भी ब्रांड्स ऐसे मुझे लगते हैं कि साथ में जुड़ सकते हैं और कुछ अच्छा रहेगा, कुछ चीज़ें हैं जो आपस में मिलती हैं, तो उनके साथ मज़ा आता है फिर काम करने में, एसोसिएट होने में। सही। और अवार्ड्स, अब हर साल कुछ ना कुछ अवार्ड आता रहेगा इंडिया से। पद्मश्री मिली आपको, आर्मी से मिली है जी। बाय द वे, आर्मी का आपका क्या ड्यूटी रहता है? उनको जाके इंस्पायर करते हैं या कुछ और? नहीं, इंस्पायर तो अपनी फौज वैसे ही है जी, मतलब फौजी तो इंस्पायर रहती हैं, पर हाँ ये जरूर है कि मुझे भी बहुत अच्छा फील होता है कि मैं एक अपना इंडियन आर्मी का हिस्सा हूँ और बस उतना ही है, बाकी तो मैं फुल टाइम एथलीट हूँ जी। अवार्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या रहती है आपके लिए? मतलब उस ऑब्वियसली देश ने आपको पहचाना और रिस्पेक्ट दिया, बट उसके बाद आपके फैमिली को ज़्यादा ट्रेजर मिलती है उससे या आपको? अवार्ड्स तो जी मुझे लगता है कि एक वो मतलब मोटिवेशन ही है। अब घर पे रखे हैं, वो लगता है कुछ देख के, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी है हमको चलानी है और वो फील होगा मज़ा, लेकिन अगर अब वहाँ पे कोई अवार्ड रखा है, ओलंपिक गोल्ड मेडल रखा है या मेडल्स रखे हैं, तो उनको देख के एक ऐसा फील होता है। या मेरे दिमाग में बात आ रही है, जब मैं डायमंड लीग की ट्रॉफी जीत के आया था, तो काफ़ी जूनियर जेवलिन थ्रोअर्स मुझसे मिलने आए थे हरियाणा के ही। तो उन्होंने देखा कि मेडल्स वगैरह और ये सब चीज़ें, और उन्होंने पूछा मुझसे, क्योंकि ट्रॉफी मैंने रख रखी थी कहीं पे, तो बोले कि एक बार वो ट्रॉफी देखनी है और इंस्पायर करने के लिए। हाँ, मतलब वो देखते हैं, तो वो देखते ही ट्रॉफी उन्होंने जैसी पकड़ी हाथ में और ऐसे वो फील किया, तो उनके मन से एक ही बात निकली कि यार अब तो हमको भी कुछ करना है इंडिया के लिए। तो वही चीज़ है जी, मुझे लगता है सबसे बड़ी, कि बच्चे या वो जो इंस्पायर हो सके अगली जनरेशन। और आज तो सबको ये, हम सब आपके साथ सेल्फी लेते हैं तो वो नहीं, वो चीज़ है कि हम मतलब ऑलमोस्ट इनसे एनर्जी ट्रांसफर। नहीं, वो चीज़ बिल्कुल जी, ये अच्छा लगता है। और पर मुझे वही लगता है कि जैसे वो उन चीज़ों को देख के खुशी मिलती है हमेशा। बाकी तो खेलना और ये सारी चीज़ें चली जाएंगी, लेकिन वो चीज़ ही हैं जो बाद में आगे तक रखी रहेंगी और यादें रहेंगी कि हाँ ये जीता गया था। आपको क्या लगता है कितने और ओलंपिक्स आप मतलब के फाइनल में रहेंगे? 2, 3? मैं तो चाहता हूँ जितने ज़्यादा खेल सकें, पर मुझे ये भी पता है कि जब कुछ इंजरीज वगैरह होती हैं और कुछ जब हमारा शरीर बोलता है कि शायद हमको थोड़ा अभी रुक जाना चाहिए, वो काफ़ी टफ टाइम होता है एथलीट के लिए। करेक्ट। रिटायरमेंट के लिए सोचना और वो डिसीजन लेना। लेकिन मेरा वही मानना है कि जितना खेल सकते हैं, जितना लंबा, जो आज तक बेस्ट जेवलिन थ्रोअर्स खेले हैं, तो मैं उतना लंबा खेलूँ। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई तो फिर वो देखना पड़ेगा। आपको 8-10 साल के बाद आपको लगता है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए इस कंट्री में, 100 और नीरज चोपड़ा पैदा करने के लिए, वो है अभी, या क्या करना चाहिए देश को, पॉलिसी मेकर्स को? वो इम्प्रूवमेंट हो रही है जी काफ़ी, क्योंकि जब हम गए थे नेशनल कैंप्स में और जब भी काफ़ी ऐसे दिखा था। अब काफ़ी गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, और खासकर सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट सेक्टर जैसे स्पॉन्सर बहुत हो रही है। हाँ, स्पॉन्सर JSW स्पोर्ट या फिर रिलायंस और ये सभी OGQ गो स्पोर्ट में तो सभी का। इस बार पहली बार जब ओलंपिक्स हो रहे थे, हर दिन इन 3-4 स्पॉन्सर जो किए थे एथलीट्स को, रोज पेपर पे विज्ञापन होती थी कि हम इनके बैकर हैं। हाँ, मतलब तो और भी गर्व भी और भी हो सकते हैं जी। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब अगर इस चीज़ में घुसे तो वो धीरे धीरे स्पोर्ट्स की तरफ आने लगे हैं, तो काफ़ी बेटर हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम ऐसी जगह पे जाएंगे, गाँव वाली साइड होती है या फिर जहाँ पे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ऑलरेडी स्टेडियम्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे और ज़्यादा बनवाए जा सकते हैं स्टेडियम्स। मुझे लगता है कि और ज़्यादा होने चाहिए, कोचेज और ज़्यादा होने चाहिए थोड़े स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए या गेम के लिए, तो उससे है काफ़ी बड़े चेंजेस आएंगे। और अगर जैसे प्राइवेट कंपनीज़ हैं, वो अपने आप में अपने सेंटर्स बनाए, वहाँ पे एक क्लब बनाए इस तरीके जैसे बाहर होते हैं, तो उस क्लब्स के बीच में कंपटीशन हो, इंटरनेशनल कंपटीशन इंडिया में और ज़्यादा बढ़े, बाहर के एथलीट्स यहाँ पे compete करने आए, तो वो चीज़ें हैं जो काफ़ी एकदम से हमारे देश का नक्शा और
और देश में कंट्री में स्पोर्ट्स का वो इंटरेस्ट बढ़ा देगी। अब एक चीज अगर नोटिस किए हैं आप, मतलब ऑब्वियसली ये सब हिस्ट्री के थे एग्जांपल्स, बट जो भी स्पोर्ट्स मूवी इंडिया में बनती है जी। उसमें ऑलवेज एक विलन रहता है जो एथलीट को मतलब ब्लॉक करके उनका प्रोग्रेस ब्लॉक करता है। आपको लगता है कि ये सच बात है, या आई नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट बिकॉज हमारे लीग्स में थोड़ा पोलिटिसाइजेशन और यू नो हमें आगे बढ़ाना चाहिए सबको, फिर भी हम बैठ के मतलब ये स्टेट पॉलिटिक्स ये उस सब में नहीं, थोड़ा बिल्कुल जी हो जाता है, कई बार कई काफ़ी एथलीट्स के साथ हुआ है, लेकिन लकीली मेरा स्पोर्ट ऐसा था कि मैं अकेले थे। भाला दूर फेंक रहा हूँ तो मेरा चलेगा, मुझे मेरी लाइन लगी हुई है वहाँ पे 80 मीटर की या 85 मीटर की, वो सबको दिखेगा वो पार हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो 85 मीटर लाइन मैंने पार कर दी तो वो बोलेंगे कि 75 मीटर है, तो वो सबको दिखता है। तो इसलिए मेरा मतलब ज़्यादा मेहनत और वो चीज़ आगे आ गई। पर हाँ बिल्कुल ये होता है और होना नहीं चाहिए, मुझे लगता है काफ़ी एथलीट्स का ऐसे। अब बहुत यंग एज से स्पोर्ट्स पर्सन रहे तो शायद दूसरे इंटरेस्ट बढ़ नहीं पाए, बट हमने सुनने में आया कि आपको फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, शायद ये नहीं होते तो वो करते, बट वो मैंने सोचा है कि वो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि जब मैंने टोक्यो ओलंपिक से पहले कैमरा लिया था और मुझे पता नहीं क्यों पसंद है ऐसा, कोई मैंने सीखा भी नहीं है बहुत ज़्यादा, पर मतलब मुझे प्रॉपर मतलब बहुत मज़ा आता है, मैं इंजॉय करता हूँ और मतलब मुझे कहीं ना कहीं मैं काफ़ी टाइम लगा सकता हूँ मतलब वो क्लिक करने में और उसमें। और खेती बाड़ी के अलावा घर पे जब छुट्टी टाइम वगैरह मिलती है आप क्या करते हैं? व्हाट इज योर रिलैक्सेशन टाइम? काम रिलैक्सेशन तो वही है कि फैमिली के साथ टाइम बिताना, वो जो बहुत कम टाइम मिल पाता है, लेकिन जब भी मैं घर आता हूँ तो वो मेरे लिए बेस्ट मोमेंट होता है। और बाकी तो काम सब कुछ आता है जी, मतलब खेती बाड़ी का भी और भैंस गाय जो भी दूध निकालना है, चारा डालना है, काटना है, सब काम किया है। मतलब जब गांव में थे सब A to Z काम, ऐसा कुछ नहीं है कि दिस वाज फैंटास्टिक। आई एम गोइंग टू आस्क यू थोड़े रैपिड फायर क्वेश्चन, थोड़े मजेदार क्वेश्चन पूछेंगे, बट जाने से पहले आई जस्ट वांट टू अगेन थैंक यू, एंड यू आर एन इनक्रेडिबल एग्जांपल ऑफ ये मतलब देश का यू नो धरती से उगा हुआ लाइक यू नो बॉय हु स्टेड ट्रू टू दैट, सो प्लीज कंटिन्यू टू बी दैट। थैंक यू सर। बहुत इंस्पायर होते हैं बच्चे आपको देख के। थैंक यू सर। हम भी इंस्पायर होते हैं। अपने इंग्लिश बोली में भी थोड़ी बोल देता हूँ कि थैंक यू सो मच, इट वाज रियली नाइस पॉडकास्ट विद यू, सो थैंक यू। एज यू नो मेरा हिंदी इतना स्ट्रांग नहीं है, बट संभाल लिया मेरा। जैसे आपने हिंदी मतलब मेरी इंग्लिश से अच्छी आपकी हिंदी है तो अच्छा था। थैंक्स फॉर अकोमोडेटिंग मी। सो वो कौन सी चीज़ है जिसके बिना आप घर से बाहर नहीं जाते? हाँ, घर से बाहर वैसे तो ज़्यादातर घर से बाहर रहता हूँ, लेकिन क्या रहता है आपके साथ? ऑलवेज मैं एक मतलब आप ट्रेनिंग कैंप्स वगैरह मतलब बाहर जाता हूँ कंट्री से, उसकी बात कर रहे हैं? घर से मतलब इसके बिना मैं घर से नहीं निकलता हूँ, मतलब जेब में या कहीं पे आपके साथ। अच्छा, ओके। चप्पल जूते तो होने चाहिए पैर में। कुछ फेवरेट होगा ना? फेवरेट ऐसे तो फोन वगैरह होता है ज़्यादातर, पर मतलब फोन के बिना भी चला जाता हूँ, पर यही चीज़ है जी, मुझे कुछ याद नहीं आया, ऐसे चला जाता हूँ, ऐसा कुछ स्पेशल ऐसी चीज़ नहीं है। और आप बोले थे जो खाना अगर अच्छा लगे तो मैं खा ही लेता हूँ, बट आपके गो टू चीट मील क्या है? मतलब जाके ढूंढ के क्या खा लेते हैं? जब जाके ढूंढ के मतलब मुझे मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मेरे उसके लिए ठीक नहीं होता, तो बहुत ही कम खा पाता हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है। कौन सा मीठा? कुछ भी, जैसे इंडिया में होता हूँ तो कोई भी अपनी मिठाई कुछ भी हो। अब जैसे मिठाई में तो वैसे अपने हरियाणा का चूरमा भी है, लेकिन वो हम उसको हेल्दी साइड देखते हैं, पर उसमें घी और मीठा बहुत ज़्यादा होता है। करेक्ट। पर जैसे बाहर हम टर्की वगैरह में गए तो मैंने बकलावा ट्राई किया था, वो भी बहुत अच्छा लगा, तो कभी कभी ट्राई कर लेते हैं। सो आज के लाइक रिसेंटली कोई मूवी या टेली सीरीज जिसको आपका बहुत पसंद आया? अभी काफ़ी टाइम से नहीं देखी है जी। एक मूवी आई थी, एक सेकेंड, उसका नाम नहीं था नारा, एक आइस में मतलब वो प्लेन क्रैश हो जाता है, सोसाइटी ऑफ द स्नो ऐसा कुछ, ऐसी कुछ मूवी थी, तो वो काफ़ी मुझे इंस्पायरिंग लगी, वो रियल स्टोरी है, तो वो काफ़ी मतलब थी अच्छी। आप इतना घूमते हैं दुनिया भर, फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन क्या है जहाँ पे सिर्फ जावलिन थ्रो करने के लिए नहीं मगर 2-3 दिन एक्स्ट्रा रहने? इंडिया से अलग? हाँ, इंडिया से अलग। स्विट्जरलैंड मैंने वहाँ ट्रेनिंग भी की है और स्विस टूरिज्म के साथ थोड़ा काम भी किया है, मतलब आपको एडवाइस तो बहुत मिलता होगा, बट कुछ रहा है कि ये सबसे बेस्ट एडवाइस मिला है मुझे लाइफ में? रिसेंटली भी हो सकती है।
एडवाइस तो जी बस वही है, सबसे पहली और मतलब ऐसे घर से ही मिली थी जब मैं स्पोर्ट्स में गया और कुछ अलग मैंने चीज़ ट्राई की थी। जेवलिन को कोई जानता नहीं था, तो बस वही था कि कोई बात नहीं, तुम आगे बढ़, हम तेरे पीछे हैं, हमें तुम्हारी मेहनत पे विश्वास है। तो वो काफ़ी एक वो था कि वो मन में रहती है बात कि फैमिली हमारे ऊपर ट्रस्ट करे, हमारी मेहनत पे ट्रस्ट है, तो वो दिमाग में हमेशा बात रहती है और फिर हम उसमें उस फील्ड में अपना मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं। एथलीट्स काफ़ी कभी कभी सुपरस्टिशियस होते हैं, एक टोटके रखते हैं या कुछ मंत्र बोलेंगे, जो भी है, आपका कुछ है ऐसे? पहले एक्चुअली मुझे एक टी शर्ट थी, हाँ। तो वो मुझे अच्छी लगती, थोड़ी लूज थी और मुझे अच्छा लगता था पहनना, उसका कपड़ा थोड़ा अच्छा था, लेकिन वो शायद से वैसी था। अभी क्योंकि मैं अलग अलग कंपटीशन में जाता हूँ तो उसकी किट अलग मिलती है, हाँ। तो अभी तो कुछ भी पहन लेते हैं, पर वो चीज़ें मुझे लगता है कि ऐसे इतने काम नहीं करती। हाँ बिल्कुल, एक जेवलिन का बोल सकते हैं हम, हाँ। या जैसे कई बार क्रिकेट है या कोई टेनिस खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, तो वो बोलते हैं ना कि हाथ में वो जम जाती है चीज़। तो कई बार ऐसे हम बहुत ज़्यादा थ्रो करते हैं जेवलिन के साथ किसी के साथ, तो वो हमारी फेवरेट हो जाती है, उसमें हमको और ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है। तो कोई फेवरेट वेन्यू है जहाँ पे आपको लगता है इसमें तो हम जीत के ऑलवेज जीतते हैं या जीत के रहेंगे? वेन्यू तो जी मतलब ऑलमोस्ट अलग अलग ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जब मैंने compete किया है लोजान में, तो वहाँ पे कई मतलब ऑलमोस्ट मेरी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो लोजान होगी। लोजान अपना, हाँ जी। और म्यूजिक सुनते हैं आप? हाँ जी। अब आपका फेवरेट कोई प्लेलिस्ट या कोई कैसे कैसे म्यूजिक जी सभी तरह के सुन लेते हैं, चाहे ज़्यादातर कंपटीशन के पास मैं थोड़ा लाउड म्यूजिक सुनता हूँ, उसमें इंग्लिश भी हो सकता है, हरियाणवी भी हो सकता है, हिंदी भी, मतलब जो थोड़ा सा जिसमें म्यूजिक थोड़ा धूम धड़ाके वाला रहे। और बहुत एथलीट्स वो वाइड इन होते हैं, अपने जोन में रहते हैं। आप भी सुनते हैं? हाँ, उस टाइम सुनता हूँ, लेकिन एक टाइम तक जब मैं स्टेडियम में पहुँच जाता हूँ तो फिर मैं निकाल के अपना पूरा फोकस उसी पे रहता है। और आपकी जर्नी का कोई एक चीज़ है जो लोगों को पता नहीं हो, या कोई महत्वपूर्ण कुछ कहानी जो किसी को पता नहीं है अभी तक? ऐसे तो जी काफ़ी हो सकती हैं कोई भी एक पर ऐसा मतलब मुझे लगता है कि एक एथलीट की जो ज़्यादातर एक ओलंपिक एथलीट की जो असली चीज़ होती है, पर्दे के पीछे की मेहनत, वो नहीं पता होती काफ़ी लोगों को। मतलब हम जैसे मैंने जब टोक्यो में मेडल जीता तभी लोग फॉलो करने लगे या जानने लगे, लेकिन उसके पीछे की जो 10 साल की मेहनत थी, वो ऐसी चीज़ है कि जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं दिखा पाऊँ लोगों को कि वो कैसी होती है, वो टाइम कैसा रहता है, वो चैलेंज कैसे रहते हैं, माइंड में क्या क्या बातें आती हैं और कैसे हम खुद को मोटिवेट रखते हैं इंजरी के बावजूद भी। तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा लोगों को कि क्या होता है। छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनना पड़ेगा। हाँ जी, करेंगे उस चीज़ पे काम। एंड आप लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस, यंग एथलीट्स को क्या एडवाइस देंगे आप? एक ही एडवाइस दूंगा जी कि खुद पे बिलीव रखें, क्योंकि कई बार ऐसा टाइम आएगा कि स्टार्टिंग में भी लोग आपको बोलें, क्योंकि वो जो स्टार्टअप होता है किसी भी चीज़ में हो, तो शायद से एकदम ऐसा लगता है कि यार, क्योंकि हमारे सपने बड़े हो सकते हैं और हम कुछ और सोच सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग बोलेंगे कि उसमें इतना अच्छा नहीं कर पाओगे या नहीं है। जैसे मेरी उसमें भी काफ़ी लोगों ने बोला था कि नहीं, इसमें है नहीं, उतना लगता नहीं कि भाई ये कर पाएगा। लेकिन वही है कि टाइम के साथ साथ उम्र बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, हम और ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं। तो वही है कि चाहे आप पे सभी शक करने लग जाए, लेकिन आपको खुद पे बिलीव रखना है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और उस बिलीव के साथ सही डायरेक्शन में चले, सही तरीके की मेहनत करें। तो मतलब हर चीज़ अच्छे तरीके से करनी है, तो मेहनत करें बढ़िया और अपना बढ़िया ड्रीम लेके चले। तो वही रहता है, आप जितने भी हाँ मतलब खुद पे बिलीव होना चाहिए, और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, हार्ड वर्क है, कुछ भी करना पड़े, उसके लिए हमको अपना माइंड और अपना शरीर प्रिपेयर रखना है। तो बस यही एडवाइस है जी। और लास्ट, स्पोर्ट्स में तो आप बहुत लोग को मिलते हैं, स्पोर्ट्स के अलावा फैमिली तो है ही, मगर उसके बाहर कोई एक फिगर मिला है जिससे आपसे सबसे इंस्पायरिंग रहा है आपका? मैं हाल ही में मतलब इस साल के स्टार्टिंग में मैं रतन टाटा जी से मिला था। तो अभी तो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन वो सभी हमको पता है कि उन्होंने हमारी कंट्री को क्या दिया है, और वो हमेशा ही इंस्पायर करते रहे सभी को। तो उनसे मिलके बहुत जेन्युइन ऐसे फील आई थी, और वो कुछ देर हमने बैठ के बातें की, बस ऐसे ही मुझे मिलना था। Correct. तो बहुत ही अच्छा लगा मिलके, और
वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी थे और कोइंसिडेंस ये है कि आपकी पहली वाली जो एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया जी वो एक जेंटलमैन है मुकुंद राजन जो रतन टाटा जी के साथ 12 साल काम किया अरे और वो एपिसोड है ही आधा रतन टाटा के बारे में तो उनसे तो बात नहीं हो पाई ना कर पाए थे तो उस दिन की जो मुझे याद आ रही है वो यही था कि जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो हम पहुंचे ही थे, हमने बताया कि मतलब बता दिया कि हाँ उन्होंने बताया कि नीरज चोपड़ा आए हैं, तो वो एकदम आ गए थे। मतलब एक ऐसा होता है ना कि थोड़ा आदमी वेट करवाता है बैठो, और वो चीज़ वो उसी टाइम शायद फ्री थे, आ गए। बहुत जेंटलमैन थे और हाँ, और वो घर के बाहर छोड़ने आए हमको, भले ही वो फिजिकली काफ़ी कष्ट में थे, लेकिन वो आए, हमको बाहर छोड़ने आए। जब तक मैं गाड़ी में बैठ कर निकल नहीं गया वो वहाँ खड़े रहे बाहर सीढ़ियों में। तो वो काफ़ी चीज़ थी जो मेरे दिमाग में भी घूमती है, और वो काफ़ी अच्छा लगा था उनसे मिलकर। Fantastic. Now on that note, we should wrap. And thanks again, Neeraj, for a fantastic 1 hour of your Saturday. And थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। we thank IDFC First Bank for being our annual partner. IDFC First Bank is deeply engaged with the startup community in India. Their commitment to fostering innovation and supporting entrepreneurship has made them a valuable partner in the growth journey of numerous startups, including many Bloom portfolio companies. This partnership helps us in a mission to back the next generation of revolutionary founders in India.